हर किसी रिश्तेदार का ये कहना था कि ज़रूर 2 नंबर की कमाई होगी। क्या जिसने फेलियर नहीं देखा उसको लड़ना ही नहीं आता। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता होता कि आप कोई काम भी कर पाएँ, हर एक जगह पर माफिया काम करता है। इन द नाइट टाइम कुछ नहीं होता, एक रात में कोई राजा नहीं बना। यंगस्टर्स है, करियर के चुनाव को लेकर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है उन लोगों को? एक चीज़ तो ऐसी है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सबकी जो जर्नी है ना, वो लगभग एक जैसी होती है। तो मैंने 2 लाइनें इस पे लिखी थी कि भूखा पैदा हुआ था वो, पर बड़ी चाहतें थीं, गुमनामी से तख्तों को भागने वाली आहटें थी। दिन से पहले उठने वाला समझे मेरी बात, जो भीड़ बची है उस पे फिर हुक्म चलाती रात। दस्तूर समझ के लिख दिया आज एक इंसान ने, हर शख्स जीतने को ना पैदा किया भगवान ने। ये कुदरत सुस्तों को चुस्तों से छान लेती है, दौलत शोहरत काबिल को पहचान लेती है। तो गगन, बड़े टाइम से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई यंग साथी हमारे साथ हो, कि जिसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहते हैं। ये हर एक चीज़ इस तरह से है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग टाइम पे, जैसे आपने इतने समय के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर हैं, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने इंजीनियरिंग की, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आप फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर आए? देखिए, ऐसा है कि मेरी इंजीनियरिंग भी बेसिकली अगर आप बताता हूँ मैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में की है मैंने। तो क्या होता है, जैसे जब भी कोई हम इंजीनियरिंग की फील्ड चूज़ करते हैं तो उसके ना हर सेमेस्टर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको ऊपर से पढ़ा दिया जाता है। जी। उसके बाद बंदा उसमें मास्टरी करता है। तो फार्मास्यूटिकल्स भी एक ऐसी ही फील्ड थी। इसको जिस तरीके से आज जब हम पढ़ रहे थे तो कई सारे बिजनेस की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर मैं देख रहा था, जैसे फूड इंडस्ट्री को लेके या फार्मास्यूटिकल्स को लेके। तो मेरे खुद के ब्रदर फार्मास्यूटिकल्स में हैं, जो मेरी उनसे डिस्कशन हुई। उनसे डिस्कशन के बाद मैंने पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस को समझा कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब भी ये बिजनेस चल रहा है जैसे सालों से, और हर साल इसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट भी हो रही है, तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुनना सही समझा। जी। जैसे अभी आज की डेट में यदि यंगस्टर्स आते हैं, तो फेलियर और सक्सेस की यदि बात करें, तो सक्सेस से तो आदमी अलग तरह से रिएक्ट करता है, पर फेलियर में जो रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे, जो फेलियर के रिएक्शन है जो आज के यंगस्टर्स के ऊपर, आप किस तरह से उस चीज़ को लेते हैं? देखिए, फेलियर्स का जो रिएक्शन है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो फेलियर है वो किसी भी सक्सेस का एक फाउंडेशन होता है। ठीक है, जिसने फेलियर नहीं देखा उसको लड़ना ही नहीं आता। ठीक है, और जैसे आज की जनरेशन है, अगर सपोज कीजिए वो फ्रस्ट्रेटेड है किसी भी चीज़ को लेके, फेलियर को लेके, तो वो उनको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इन द नाइट टाइम कुछ नहीं होता, एक रात में कोई राजा नहीं बना। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम जब उसमें गलतियां करते हैं, हम उसमें हारते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उसकी ज़रूरत ये होती है कि जब हम उस चीज़ को दोबारा करें या उस चीज़ के अलावा किसी और चीज़ में दोबारा जाएं, तो हम उन गलतियों को रिपीट ना करें। जी। ठीक है, ये हर गलती, हर फेलियर हमारी समझ को बड़ा करता है, बशर्ते है कि हम हमेशा तैयार रहें उस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए, उस फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए और उससे सीखने के लिए। जी। गगन, एक चीज़ और है, जैसे मैं चलो इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जनरली जो सक्सेस का प्रोसेस है, जब शुरुआत होती है तो आदमी फेल होने से डरता होता है, और उसके बाद चलो उसको सक्सेस का नशा हो जाता है। हम इस चीज़ को ये लेके चलें कि आपके अंदर वो फियर किस तरह से रहा जब आपने शुरुआत की? तो देखिए, कोई भी सक्सेस की जर्नी फेलियर से होके निकलती है। ठीक है, अब जैसे कोई भी जब भी हम किसी भी सक्सेस के रास्ते पे चलने के लिए शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक फेलियर का डर हमेशा रहता है। देखिए, जब भी इंसान कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करता है, कोई भी अपने लिए एक रास्ता प्लान करता है, तो उसके 2 फेज़ होते हैं।
सबसे पहला फेज़ वो होता है जिसमें वो हारने के डर की वजह से काम करता है। जी जी ठीक है, उस फेज़ को पार करने के बाद क्या होता है, उसको जीत की एक आदत पड़ जाती है, तो सेकंड फेज़ में वो जीतने के लिए काम करता है। जी जी। तो एक चीज़ गगन, जैसे मैं ये और जो ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने एक यंग स्टेज में कोई बिजनेस वेंचर अपना जो शुरू किया, उसमें यदि आज के साथ यदि हम लोग उसको कंपेयर करें, उसमें जब हमने कोई चीज़ प्लान नहीं की थी, सपोज वो करियर की चीज़ अलग थी, आपने करियर अलग तरह से सोचा और आपने जो पढ़ाई है जो आपकी वो डिफरेंट रही, तो उसमें आपके पैशन का कितना का योगदान रहा आपकी सक्सेस में? देखिए, पैशन के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आज सपोज़ कीजिए हम बिज़नेस की बात करें या लाइफ में किसी भी चीज़ की बात करें, अगर सपोज़ करो आज हम आए ही हैं, हमने अपना करियर भी प्लान करना है, तो या तो हम अपनी स्किल्स को बेचते हैं मार्केट में या किसी ना किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं। जी। तो ज़रूरी क्या होता है कि देखिए, आज कोई भी प्रोडक्ट है जी ना, हम उसको यूनिक बनाने के लिए बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रोडक्ट को यूनिक बनाना बहुत टफ है। जी ठीक है, लेकिन जब हम अपनी मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें तो हम किसी भी खास चीज़ को, किसी भी आम चीज़ को बहुत खास बना सकते हैं। जी जी ये बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे कभी हमें कोई प्रोफेसर, हम एक क्लास में होते हैं, हमें कई सारे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, तो कई प्रोफेसर्स का पढ़ाया हमें ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं आया, और कई प्रोफेसर्स का पढ़ाया ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यार कभी भूलेगा ही नहीं। तो मेरी इसमें ये रहता है कि जब भी हम किसी काम को पकड़ें, है ना, हम उसको पैशनेटली करें, हम उस सब्जेक्ट की इतनी मास्टरी कर लें कि जब भी हमसे कोई पर्सन उस चीज़ के रिलेटेड बात करे तो उसको ऐसा लगे कि यार इस फील्ड के लिए इससे बेहतर बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसी चीज़ को माइंड में रख के, ठीक है, मैंने इस चीज़ की शुरुआत की और कभी अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं होने दी। एक बहुत बड़ी बात है जो हम लोग शुरू से सुनते थे कि यदि आप महफिल में आए हैं तो आपके आने पर कोई तालियां बजाए या ना बजाए, पर जब आप उस महफिल को छोड़कर जाते हैं तो ताली बजती है कि नहीं बजती, दैट डिसाइड्स कि आप उस जगह पर कितना का बड़ा अपना इफ़ेक्ट छोड़कर जा रहे हैं। सर, जैसे आप पंजाब के एक बड़े छोटे से टाउन से आए हैं चंडीगढ़ के अंदर, वैसे मैंने भी इस चीज़ के ऊपर लिखी थी कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता होता कि आप कोई काम भी कर पाएँ। हर एक जगह पर माफिया काम करता है, वो माफिया तो नहीं है, पर जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है उनके बीच में स्पेस बनानी बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने भी 2 लाइनें लिखी थी कि फ़र्क बड़ा है गिर के उठने और ना उठने में, घोड़ा कहलाना है तो जोर चाहिए घुटने में, अंदाज़ा है मंजिल का पर हूँ रस्तों से अनजान, मुझे लड़खड़ाता देख के खुश होते हैं रोज तूफान, जिसका इलाका है वो थोड़ा जोर तो दिखाएगा, घुसपैठिया हूँ चाहे मेरा समय तो आएगा, चढ़ा ना जब तक कोई तब तक ऊंचे थे पहाड़, वो ही बनेगा मालिक जो देगा झंडा गाड़, माँ चाहती थी मैं चोटियों को जीतूंगा जरूर, और सही 2 ठोकर पर हार नहीं मंजूर। तो बॉस, एक चीज़ मैं बीच बीच में मैं अपने भी दस्तखत चलो कर रहा हूँ कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो कितनी अहमियत मानते हैं हम लोग, यदि एक परिवार, एवरेज परिवार वाले आदमी की सबसे ज़्यादा बड़ा सपना होता है कार, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये सपना ऐसा ही था या उस समय आपकी स्टेट ऑफ माइंड किस तरह से काम करती थी, यदि हम लोग इस ड्रीम की बात करें? देखिए, ऐसा है कि हम किसी भी एवरेज पर्सन की अगर बात करें तो लाइफ में कार खरीदना उसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है। जी। अब अगर मैं अपनी बात करूं कि तो जिस टाइम मैंने कार खरीदी थी तो उस समय से ज़्यादा मैं उस समय को याद करता हूं, जो वो पूरी जर्नी मैंने उससे पहले कवर की जी। उस कार तक पहुंचने की। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी शुरुआत में होते हैं या बहुत एवरेज होते हैं तो कई बार ना हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि हम लाइफ में इतने कैपेबल हो भी पाएंगे कि नहीं कि हम कार खरीद सकें या ऐसे किसी मकसद को पूरा कर सकें। तो इसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा मैं कि कोई भी मकसद
ज़िंदगी में जब कोई बंदा चलता है तो वो अपना मकसद पा लेता है, तो बशर्ते कि वो अपने मकसद को लेके ईमानदार रहे। जी जी जी। मैंने सर इसमें एक चीज़ और थी कि एक बंदे ने इस तरह से कहा कि जब मैंने ज़िंदगी की पहली कार खरीदी तो जो मेरे तक दबी दबी आवाज़ पहुंची उसमें हर किसी रिश्तेदार का ये कहना था कि ज़रूर 2 नंबर की कमाई होगी, और सिर्फ मेरे माँ और बाबा ये जानते थे कि इस एक बड़े मकसद को पाने के लिए मैंने कितने छोटे मकसदों से दम या कितने छोटे मकसदों का गला घोट दिया। तो ये चलो हम समझ सकते हैं कि यदि इस लेवल तक का हम लोग, एक गरीब आदमी हमेशा उसके लिए ना, घर तो उसको पेरेंट्स से मिल जाता है और कार उसके सपनों की होती है हमेशा। तो सर एक चीज़ और है, जो यंगस्टर्स हैं जो किसी भी करियर के चुनाव को लेकर या किसी, जब वो अपने शुरुआत करते हैं तो करियर के चुनाव को लेकर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है उन लोगों को? देखिए, करियर के चुनाव के लिए जैसे हमने अभी बात की कि उस सब्जेक्ट की मास्टरी बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो मकसद लाइफ में कोई भी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उस सब्जेक्ट की तैयारी जी अगर आज जंग बॉर्डर पे नहीं भी हो रही तब भी फौजी की ट्रेनिंग तो रोज़ हो रही है ना, जी जी जी। है ना। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, कोई भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है, लाइफ में जब करियर सेलेक्ट करने की बात आती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, मजबूरी के तहत कोई भी करियर सेलेक्ट कर लेते हैं जी और कुछ लोग होते हैं जो अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली करियर सेलेक्ट करते हैं। जो जिनको इंटरेस्ट वाला नहीं मिलता वो मजबूरी की तरफ चले तो जाते हैं, लेकिन उन सब लोगों को मेरी यही सलाह है कि वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ही फील्ड चुनें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होते हैं तब हमारा क्या होता है, हम मेंटली भी उसके लिए सेटिस्फाइड होते हैं, हम अंदर से खुश होते हैं और हमारी इंटेंसिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लाइफ में एक्चुअली जो हमने अपने लिए टारगेट सोचे होते हैं वो इसी के थ्रू ही हम जल्दी पा सकते हैं। जी 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 जी। जैसे एक फिल्म में भी डायलॉग था ना कि यदि आपको लड़की के पैसे के पीछे है तो आप पैसा कमाओ, लड़की आएगी पीछे, ऐसे कुछ था। तो हर एक चीज़ मैं भी ये सोचता हूँ कि ये बाई प्रोडक्ट है, एक ना बहुत नेचुरल सी चीज़ है जिसे शायद आज की जनरेशन ने इतना ज़्यादा नहीं सोचा होगा। हम कई बार देखते हैं कि किसी भी सीमेंटेड छत होती है उसके ऊपर पौधे लग जाते हैं, और कई बार जहाँ पर वो किसी ने नहीं भी बीजा होता तो वहाँ पर भी जो फल लग जाते हैं। तो इसके सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि पक्षी फल खाता है और जहाँ पर वो एक्सक्रीट करता है वहाँ पर वो बीज निकल जाता है और वहीं पर वो जर्मिनेट हो जाता है। तो यानी कि अब उस पक्षी ने उस फल का फल का पेड़ लगाने के लिए तो वहाँ एक्सक्रीट नहीं किया, तो वो उसका हमेशा बाई प्रोडक्ट है। तो इसीलिए जो पैसा है वो बाई प्रोडक्ट है। यदि आपके पास सक्सेस आती है तो सर, जिन लोगों के पास आज की डेट में तमन्नाएं तो बहुत हैं पर बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, ऐसा है कि बिजनेस करने के लिए पैसे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी एक ड्रीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम। जी जी। और अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप उस ड्रीम को रियलिटी के साथ मैच करके अचीव कर सकते हैं तो पैसा वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। जी जी। आज अगर आप हमारी सराउंडिंग में देखें तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत रिच हैं, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जी जी। अगर आपके पास वो प्रोजेक्ट है और आपके पास वाकई स्ट्रेटजी है उसको एक सक्सेसफुल रास्ते पे चलाने के लिए, तो खरीदार लोग आपको वैसे ही फॉलो करते हैं। जी जी। वैसे इसमें हम लोग भी शुरू से सुनते थे, जो पॉलिटिक्स भी करने वाले लोग होते थे ना, तो या तो कहते थे भाई या तो बिल्कुल कोई नंगा हो या किसी के पास बहुत सामान हो। फिर नंगे के पास खोने को कुछ नहीं है, जिसके पास पल्ले फ़कीर है जो उसके पास खोने को कुछ नहीं है, और बाकी दूसरा है उसके पास सोर्सेज हैं कि यदि वो टाइम नहीं भी दे सकता अपने बिजनेस को तो उसको वहाँ से पेट्रोल मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये अब सर जो हमारी जो चाहत है वो ये जानने की है
समझ लीजिए आपने बताया कि आपके ब्रदर थे जो बिजनेस के अंदर थे, आप अपने आप को कितना फिट मानते थे? और चूंकि आप इंजीनियरिंग में थे, आपने अपने अंदर कौन से चेंजेस लेकर आए जिसकी वजह से आप रेजिस्ट कर पाए, अपने आप को सेट कर पाए इस नए बिजनेस में? देखिए, सबसे पहले किसी भी बिजनेस को, आप किसी भी तरह के बिजनेस में, किसी की तरह फील्ड है, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, किसी भी फील्ड में अगर आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपका टोटल फोकस उस फील्ड से रिलेटेड जितनी नॉलेज, जितनी स्किल्स आपको चाहिए, आपका 100% फोकस पहले लर्निंग स्टेज पे होना चाहिए जी। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, उस टाइम तक आप उस चीज़ को सही तरीके से किसी के सामने डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। तो सबसे पहले जो मेरा फोकस रहा इस चीज़ में वो ये था कि जिस बिज़नेस में मैं एंटर कर गया हूँ उससे A to Z जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मैं जितना जल्दी सीख सकूँ वो उसको मैं सीखूँ। बाकी क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम 2 महीने की, 3 महीने की स्टडी के बाद हम किसी चीज़ की मास्टरी कर ली और उसके बाद हमें सीखने की ज़रूरत ही नहीं। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये ज़रूर है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत या उसको एक प्रॉपर ट्रैक पे लाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत तो रहेगी। उसके बाद उसमें डेवलपमेंट के लिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप एक स्टेज से बढ़ के दूसरी स्टेज पर पहुँचें तो उसके लिए आपको फिर से वो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैंने अभी जो आपके ऑफिस वाले जो बात कर रहे थे कि सर ने जब शुरुआत की तो वो बिलिंग भी खुद कर लेते थे और कार्टून भी, ऑर्डर भी खुद ले लेते थे और कार्टून भी पैक कर लेते थे। तो ये चलो हम मान लेते हैं कि जब एक शुरुआत होती है, स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है कि 2 वजह से आदमी करता है। एक तो ये मजबूरी कि अफोर्ड नहीं करता, दूसरा ये होता है कि उसका दिल करता है कि हर चीज़ को मैं अपने हाथों से करूं और सीख लूं। इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जो आप में थी? देखिए, अगर बात करें तो दोनों ही चीज़ें थी जी। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप शुरुआत करते हैं, अगर आप हर चीज़ को कायदे से चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना फाइनेंस मैनेज करके चलना पड़ता है। तो उसमें शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप उन चीज़ों के ऊपर, जो भी आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, आप उन चीज़ों पे खर्चें जो आपके बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आज समझ लीजिए हमने खुद कोई जिम्मेवारी उठा के कोई काम शुरू किया है तो उसके इनिशियल जितने भी पड़ाव हैं वो हमें खुद ही पार करने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो पहले 4 साल लगातार मैंने खुद ही पैकिंग की है, खुद ही बिलिंग की है, खुद ऑर्डर्स लिए हैं, खुद बिजनेस जनरेशन के ऊपर भी काम किया, खुद बैंक के काम भी किए हैं। आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि एक बार मेरे सीए ने मुझे कहा कि आप कोई अकाउंटेंट रख ले मैनेज करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने पैसे लेता है वो, तो वो कहते 6,000 रुपया लेता है। तो मुझे इतनी बड़ी अमाउंट लगी तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर क्या अगर आप 2 दिन निकाल लें और मुझे ये टैली का सॉफ्टवेयर सिखा दें जिस पे ये काम होता है तो मैं ही सीख लूँगा। तो मैंने वो भी सीखा। ये तो हाँ, तो ये क्या होता है कि ये शुरुआती लड़ाई है ना, जब तक आप नहीं लड़ेंगे जी तब तक आप सक्सेस की बहुत बड़ी कहानी नहीं लिख सकते। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अभी मेरे को भी एक चीज़ याद आ रही है कि जैसे सपोज़ मैंने भी जब शुरू किया तो मैं खुद ही काम करता था। चलो तब सीखने के हिसाब से मजबूरियाँ, तो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने देखा कि ये बंदा एक्साइटेड रहता है और आगे बढ़ने के लिए चलो स्ट्रगल कर रहा है, तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, वो कहते कॉपी कैट मार्केटिंग था उसमें। तो पता नहीं कौन से राइटर हैं, तो मैंने ना वैसे तो मैंने कभी कोई किताब पढ़ी नहीं, पर मैंने वो आधी किताब पढ़ी। तो वो आधी किताब पढ़ने के बाद मुझे यूँ लगा कि शायद जो जो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें ही तो इसमें लिखी हैं। तो मैंने आधी किताब पढ़ के, वो डॉक्टर थे मेरे दोस्त, तो मैं उनको वापस करने के लिए चला गया। तो जब मैं वापस करने के लिए चला गया तो कहते पढ़ी क्या? मैंने कहा यार बॉस पढ़ी तो है, वो आधी किताब पढ़ ली, पर मैं कहा इसमें वही लिखा है जो मैं पहले से कर रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कहता है बची हुई आधी पढ़ ले, शायद उसमें वो लिखा हो जो तेरे को करना चाहिए। तो बात इतनी जचगी, मैं किताब लेकर वापस आ गया। तो बची हुई आधी किताब पढ़ने के बाद मुझे एक बात ये समझ आई कि आप जितना मर्जी काम कर लीजिए, 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और यदि आप अपने जैसे 10 बंदों को ट्रेंड कर लेते हैं तो आप 240 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं। उस दिन के बाद हम लोगों ने जो अपना बिजनेस हमारा था उसके अंदर हम लोगों ने लोगों को अपॉइंट करना, एजुकेट करना और ट्रेनिंग देनी शुरू की। और उसके बाद ही हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो, नहीं तो हर आदमी जिसको तनख्वाह देनी हो
बचती थी तो हमारे दिमाग में ये होता था कि ये काम भी क्यों ना खुद ही कर लें, बचा हुआ तो है टाइम, तो इतने बच जाएंगे। यदि 5,000 लगने होते तो मैं और मेरा पार्टनर कहते 2.5 बच जाएंगे यार, ये काम भी कर लेते, अपने तो फ्री बैठे। तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ है। जिस तरह से जब स्क्रैच से कोई चीज़ शुरू की जाती है तो हर दिन ना किस्से हैं जो बनते जाते हैं। तो सर कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिसमें आपको लगता हो कि आपने तो बहुत कुछ सीखा ही, पर यदि आप उसको बताएंगे तो दूसरी जनरेशन जो अगले यंगस्टर्स के लिए भी उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ हो। देखिए, लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी है वो ये सीखा है कि किसी भी सिचुएशन में हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ओवर रिएक्ट जी कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि उस सिचुएशन में जब हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं जी तो हम पाने को पता नहीं क्या होगा, लेकिन खोने को बहुत कुछ होता है। जी इसमें हम पैसों को अगर एक साइड पे भी कर दें तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हम खोते हैं बड़ी, वो होता है हमारे रिश्ते जी और हमारी इमेज। जी इसलिए हमें हमारे रिएक्शंस को बहुत कंट्रोल करके चलना चाहिए। क्या होता है कि देखिए, आज जब भी हम सक्सेस की राह पे होते हैं, है ना, हम कहीं बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, तो हमें देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जी जी और क्या होता है कि उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो हमें आइडियल की तरह मान रहे होते हैं। जी जी डेफिनेट। तो लेकिन जब हम कभी भी इस तरीके का रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हमने सालों की मेहनत से एक इमेज क्रिएट की होती है हमारी, जी जी वो हमारी सेकंड में ख़त्म हो जाती है। सर ये तो मतलब बहुत खूबसूरत बात कही है, मतलब मज़ा आ गया। कई बार कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं। तो सर अब एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा सर, एक उस्ताद या गुरु की कितनी अहमियत मानते हैं आप किसी भी ज़िंदगी में? देखिए, गुरु की अहमियत अगर हम माने तो माता पिता के बाद अगर सबसे बड़ा स्थान, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूं, तो मेरे लिए गुरु है। जी जी ठीक है, क्योंकि जन्म देने वाले की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी ज़िंदगी की असल सच्चाइयाँ, ज़िंदगी की असल लड़ाई लड़ने का तरीका हमें गुरु बताते हैं। जी वो अगर हम स्कूल में शुरू करें तो आज जो टीचर्स हमारे थे, जी जी उन्होंने जिस तरीके से हमें गाइड किया लाइफ में, शिक्षक उसको पढ़ाया हमें, उस स्टेप से जब हम आगे प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आए, उस टाइम जिन लोगों को मैंने गुरु मान के उनसे सीखा, तो ये आज जो मैं जिस पोजीशन पे पहुंचा हूं, तो अगर मैं अपना वो पूरा डेडिकेट करना चाहूं सारी सक्सेस, तो वो मेरे पेरेंट्स और मैं अपने गुरु को ही करूंगा। और ये चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि गुरु की कोई भी अच्छी बात को तो हम बहुत अच्छी जल्दी तरीके से ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बात हमें बुरी लगे तो समझ लेना कि अभी भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पेंडिंग है। तो हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लो। मैंने बहुत पहले एक किताब में पढ़ा था कि जिसमें जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि यदि मेरे गुरु मल भी त्याग देंगे ना, तो उसमें भी मेरे लिए कोई ज्ञान की बात है। मीन्स इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे। हालांकि यदि हम पुराने टाइम की बात करें तब जो गुरुओं का जो एक अलग तरह का प्रेशर और एक थोड़ा सा मार कुटाई करके ठीक कर देते थे। अब जैसे मुझे भी बहुत मार पड़ी है, मेरी माता से भी मेरे को बहुत मार पड़ी है, तो उनको कभी कह देते थे भी आपने बहुत मारा मुझे, तो कहते तभी तू बंदा बन गया। तो वो भी एक दौर था और एक आज का दौर भी है जिसमें गुरुओं का जो स्टाइल है, जो उनकी प्रेजेंस है, एक अलग तरीके से हो गई है। आज की डेट में हम यदि माने कॉलेज या स्कूल में, तो वैसे उस्ताद नहीं मिलते, बहुत रेयर है ना। बिल्कुल। तो आज के यंगस्टर्स को गुरु का चुनाव किस तरीके से करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले अगर सबसे पहले तो गुरु का चुनाव करने से पहले हम जो भी यंगस्टर हैं उनको सबसे पहले खुद को समझने की बहुत इम्पोर्टेंट नीड है। वो उनकी सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों?
क्योंकि क्या होता है, किसी भी राह को चुनने के लिए पहले अगर वो समझ लीजिए किसी भी फील्ड में मास्टरी करना चाहते हैं या किसी भी पर्सन से राय लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने उस फील्ड के मेंटर या किसी ऐसे पर्सन जो उनको नॉलेज है उनके साथ बैठ के डिस्कशन करके और फिर अपनी राह चुने। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम गुरु मानते हैं बातों में लेकिन दिल से नहीं, कई बार हम सिर्फ सलाह लेके वापस आ जाते हैं। जी। तो ये होता है ज़िंदगी में कि जब भी किसी को गुरु मान लो तो फिर उसकी हर बात मान लो। जी जी जी, बहुत हो सकता है शुरुआती दौर में हम जो हमारा दिल चाहा सक्सेस हमें ना मिल रहा हो या वो स्पीड पे हम ना आगे बढ़ रहे हों, लेकिन विद टाइम वो चीज़ इंश्योर होगी कि हम उस मुकाम तक पहुँचेंगे ही पहुँचे। बहुत बढ़िया। मैंने एक बार बहुत पहले 2 लाइनों में मैंने भी डिफाइन किया था उस्ताद को कि जिस शख्स के सामने आपकी ज़ुबान शांत और रूह तृप्त हो जाए तो समझ लो वो आपका उस्ताद होने के काबिल है। कई बार कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि जिनको लगता है कि उस्ताद उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो आज के कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से भी मैंने बात लिखी कि हुनर की फीस देकर कर दिया उसने गुरु का हिसाब। हुनर की फीस देकर कर दिया उसने गुरु का हिसाब, टोकने वाला अंतिम बंदा भी अब नहीं रहा जनाब। तो कई बार कुछ बंदों को लगता है कि हम फीस देते हैं इसलिए उस्ताद हमारे साथ है, पर हम यदि कई बार देखें कि उस्ताद ऐसे ऐसे भी पागलपन वाले हैं कि जो स्टूडेंट की पूरी सक्सेस अपने अंदर खा जाते हैं। भी 1 घंटा यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए वो पूरी दिन हो सकता है 5 घंटे तैयारी करके आते हो। तो उस्तादों का या गुरुओं का देना तो वाकई नहीं दिया जा सकता। तो सर अब हम लोग छोटी सी चीज़ और लास्ट में करना चाहेंगे कि हम जनरली ये सोचते हैं कि आप एक स्टेज की सक्सेस के बाद हर आदमी के दिल में होता है कि मैं अब आगे निकलूं, उसको आगे वाली चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो एक स्टेज की सक्सेस जो है वो आपको कब महसूस हुई कि जब आपको लगा कि अब तो मेरी निकल पड़ी, और तब आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी? क्या होता है कि देखिए, हम सक्सेसफुल हो तो गए, हो सकता है हम कईयों से आगे निकल गए, लेकिन बहुतों के पीछे भी होते। जी जी। तो ये जो थॉट है, ये हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ वर्क है, जो हमारी अप्रोच है, उसको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तो बना देता है, लेकिन जो सेंस ऑफ मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आई होती है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत ही ज़्यादा काम कर देती। जी, मैंने भी थोड़े दिन पहले ये सोचा था कि जब बहुत काम करने की तैयारी करते करते कि कई बार ना जो आदमी बहुत अमीर होता है उसके पास वो खुश नहीं है, और खुश वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब तक हम ये नहीं सोचते ना कि जब तक हर कोई आदमी अंबानी बनने के लिए तो पैदा नहीं हुआ, तब तक हम लम्हों का स्वाद नहीं ले सकते। हाँ, ये बात और है कि काम यदि आप पूरा करते तो आपको सेटिस्फेक्शन पूरा रहता है कि जो मैंने सोचा था वो सारा आज की दिहाड़ी में किया। क्यों अंबानी बनना, दैट इज वो एक फल है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ कर्म है। तो फल कभी भी नियंत्रण में नहीं है, तो इसलिए कभी भी आयाम सेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो हम स्वाद तभी ले सकते हैं कि जब हम लोग ये मान लें कि मैंने जो काम सोचा था वो पूरा कर लिया। तो अब जो मेरा स्वाद लेने का टाइम है तो मैं अपने दोस्तों को, साथियों को, अपने किसी को भी ABC जिसको भी हम मिलकर बातें करेंगे, चाय पियेंगे और स्वाद लेंगे।